जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। इसकी आवश्यकता कम होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के कंपैरिजन में, लेकिन ये आवश्यक तत्व है और पौधों में बहुत काम करता है। तो हर फसल में इसको देना जरूरी है, या ये कहें कि अगर हमारी जमीन में ये उपलब्ध है तो हमारी फसलों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जाड़ों की जो फसलें होती है, जब ठंड का मौसम होता है तो जिंक की उपलब्धता फसलों को कम होने लगती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में इसकी गतिशीलता या सक्रियता ज्यादा होती है तो जड़ों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ठंड के मौसम में जब तापमान कम रहता है तो इसकी गतिशीलता कम रहती है, उस कारण से ये पौधों को कम उपलब्ध होता है। तो जो जाड़ों की फसलें हैं, जिन्हें हम रबी की फसलें कहते हैं, जो नवंबर में, अक्टूबर में बोई जाती हैं, उनमें जिंक देना जरूरी है। अगर जिंक की कमी होगी तो पौधे बहुत छोटे रह जाते हैं, पत्तियां छोटी रहती हैं, कल्ले कम निकलते हैं, ब्रांचेस कम रहती हैं और पौधे के अंदर प्रोटीन का निर्माण या दूसरी प्रक्रियाएं बहुत कम हो जाती हैं, जिससे कम उत्पादन मिलता है। इसलिए जिंक का प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि गेहूं में हम जिंक कब दें, कैसे दें, कितना दें, ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। देखिए, ये जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसकी कम आवश्यकता है। दूसरा, मैंने आपको एक फैक्ट ये बताया कि इसकी गतिशीलता कम है और ठंड में तो खास तौर से और कम हो जाती है। जहां ये पड़ा रहता है, जहां हम इसे डालते हैं वहीं पड़ा रहता है। इसका मतलब जहां हम डालेंगे वहीं रहेगा और जड़ों को इस तक पहुंचना जरूरी होगा। तो पहला तो यही है कि हमें जो डालना है वो जड़ क्षेत्र में डालना है, जहां जड़ें निकलेंगी। इसका मतलब कि हम इसको बुआई के समय डालें। तो इस बात को ध्यान रखें, जो आपको जिंक डालना है वो हमको बुआई के समय डालना चाहिए और कूड़ फरो जो खुलती हैं उसमें डालना चाहिए, ताकि जैसे ही बीज से जड़ें निकलें और वो जिंक तक पहुंच जाएं। जहां हम जिंक डालेंगे वहीं तक वो वहीं पड़ा रहेगा, जड़ को वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपने बीज यहां डाला है, बीज की स्विंग ये है 5 सेंटीमीटर है जैसे गेहूं की, और आपने जिंक यहां पड़ गया है, दूर है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर दूर है। अब जब जब जड़ पहुंचेंगी इसकी 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक, तो बहुत समय लगेगा। अगर ये जिंक पास में ही होगा इसके जड़ों के, तो जैसी जड़ें निकलेंगी इसको मिलना शुरू हो जाएगा, फसलों की वृद्धि अच्छी हो जाएगी। ये तभी संभव है जब आप इसको कूण, जो फरो, जिसमें फरो उसको बोलते हैं, कूण उसे बोलते हैं, जहां हम बीज डालते हैं, तो बीज के बगल में ही आपको ये डालना है और ये तभी संभव है जब आप बुआई के समय डालेंगे। अब मान लीजिए फसल बड़ी हो गई है और कल्ले निकलने शुरू हो गए हैं, गेहूं बढ़ रहा है और आपने ऊपर से जिंक डाल दिया, जिंक सल्फेट डाल दिया। अभी सोर्स की भी बात करेंगे। आपने डाल दिया और सिंचाई कर दी, तो जिंक नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जिंक मिट्टी में स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो जिंक, जिसे हम जड़ें कहते हैं, ये यहीं पड़ा रहेगा, ऊपर ही पड़ा रहेगा, जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। जबकि जड़ें कहां जा रही हैं? नीचे जा रही हैं। तो वो जिंक डालने का आपको कोई फायदा नहीं हुआ, जिंक सल्फेट जो डालेंगे वो फायदा नहीं होगा। तो खड़ी फसल में आप बिखेर करके सिंचाई भी करेंगे तो भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो सल्फेट जो होगा, जो सल्फर है, वो तो बह करके नीचे आ जाएगा, जड़ में आ जाएगा, लेकिन जिंक नहीं आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जिंक जो आपको देना है वो आपको बुआई के समय देना है, सारी जिंक की मात्रा वहीं देनी है और जड़, जो हमारा बीज है, उसके पास देनी है। तो ये तो हमारा तरीका है। दूसरा हमारा तरीका यह है कि मान लीजिए जब आप बुआई कर रहे थे उस समय जिंक आपको उपलब्ध नहीं था, मिल नहीं पाया मार्केट में, या आपको जानकारी नहीं थी, अब फसल बड़ी हो गई है, तो आप जिंक देना चाहते हैं, तो इस सिंचाई के माध्यम से देंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आप ऐसे समय में आप छिड़काव कीजिए। तो खड़ी फसल में हमको छिड़काव करना चाहिए। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कितना छिड़काव करें। अभी बात हो रही है देने का तरीका क्या है। तो देने का तरीका, तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप बुआई के समय दीजिए। अगर बुआई के समय नहीं दे पाए तो खड़ी फसल में, जब फसल 25 दिन की, 30 दिन की हो गई है, तब इसका छिड़काव कर दीजिए। तो 2 छिड़काव पर्याप्त होते हैं। पहला छिड़काव 25-30 दिन पे कर दीजिए, दूसरा छिड़काव 40-50 दिन पे कर दीजिए। तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं कि हमें मात्रा कितनी देनी है। तो देखिए, जब हम बुआई कर रहे हैं तो बुआई के समय हमको जिंक सल्फेट देना है या चिलेट वाला जिंक देना है। बात कर लेते हैं पहले जिंक सल्फेट की। जो सल्फेट साल्ट आता है, अब ये भी 2 तरह का आता है। एक ही आता है 21% वाला और एक आता है 33% वाला। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपको देना है 10 किलोग्राम एकड़ में। तो आप बुआई के समय ही इसको आप दीजिए, 10 किलोग्राम एकड़ का दीजिए। और अगर आप 33% वाला जिंक यूज कर रहे हैं, आजकल 33% वाला आ रहा है, तो इसकी मात्रा की जरूरत कम पड़ती है।
तो ये 6 किलो भी पर्याप्त हो जाता है, 6-7 किलो प्रति किलोग्राम एकड़। तो इस बात को ध्यान रखें कि हम जो जिंक सल्फेट दे रहे हैं वो 21% वाला है, 33% वाला है, वो आपको बुआई के समय देना है। इस बात को आप ध्यान रखें कि ये जो हमारी मात्रा है ये हमारी बुआई के समय पे है, बुआई के समय देना है। अगर मान लीजिए आप पे चिलेट जिंक है, चिलेट देखिए महंगा आता है, चिलेट जो भी है फर्टिलाइजर महंगे होते हैं, लेकिन चिलेट की एक विशेषता ये होती है कि जिंक को उपलब्ध करा देता है, जिंक को स्थिर नहीं होने देता है। जैसे जिंक सल्फेट आप डालेंगे स्थिर हो जाएगा, मिट्टी की पीएच ज्यादा है स्थिर हो जाएगा, अनअवेलेबल हो जाएगा। हाई पीएच होती है 7.5 से पीएच ज्यादा होती है मिट्टी की, तो जिंक अनअवेलेबल हो जाता है, अपना रूप बदल लेता है, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि जिंक पानी में नहीं घुल पाता है। तो ऐसी मिट्टी जहां पीएच बहुत ज्यादा जा रही है वहां जिंक सल्फेट उतना अच्छा काम नहीं कर पाता, फिर वहां में छिड़काव से देना पड़ता है, या आप चिलेट जिंक का प्रयोग करिए। अब देखिए चिलेट जिंक जो आपको देना है ईडीटीए का है या कोई दूसरा है, ईडीटीए का ज्यादा कॉमन आता है, ये लगभग 12% इसमें होता है। चिलेट जिंक बहुत महंगे हैं, तो ये आप वैसे तो हमारी मिट्टी पर निर्भर करेगा कि हमारी मिट्टी में कितने जिंक की कमी है, लेकिन एक सामान्य मैं मात्रा बता रहा हूं, इसमें आप अगर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ देंगे तो इसको हम फायदा मिल सकता है हमें। तो 1 से 2 किलोग्राम आप दे दीजिए इसमें, 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़। हालांकि बहुत महंगा है, बहुत महंगा पड़ता है, आप शुरू में कम मात्रा दे सकते हैं, बाद में आप जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं खर्चा बचाने के लिए कि आप 1 किलोग्राम चिलेट जिंक को तो जमीन में डाल दीजिए प्रति एकड़ की दर से, और बाकी जो है छिड़काव आप कीजिए जिंक सल्फेट का। तो ये मैंने आपको मात्रा बताई है चिलेट जिंक की। देखिए बहुत महंगा है, इसलिए आपको सोच समझ के इसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, तो नुकसान हो जाएगा, खेती का खर्चा बढ़ेगा। लेकिन ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच बहुत ज्यादा है वहां चिलेट जिंक ही काम करेगा, जहां पीएच ज्यादा होने पर ये चिलेट जिंक अच्छा काम करता है, वहां इसको प्रयोग कीजिए। अगर आप ये प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमने छिड़काव की बात करी, खड़ी फसल में पहला छिड़काव 20-25 दिन पे कर दीजिए, दूसरा छिड़काव फिर 40-50 दिन पे कर दीजिए, तो 2 छिड़काव आप कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 छिड़काव करना, और कितना करना है तो देखिए यहां आपको जिंक सल्फेट का छिड़काव करना है, यहां जिंक सल्फेट को डालिए आप, और जिंक सल्फेट जो हम प्रयोग करेंगे वो फिर 21% वाला और 33% वाला है। अगर 21% वाला है तो ये आपको करना है 5 ग्राम प्रति लीटर में घोल बना करके पूरी फसल पे आप छिड़क दीजिए। आपको 5 ग्राम जिंक लेना है और 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल करके, इसका मतलब 10 लीटर में 50 ग्राम घोलना है। नैपसैक है, 15 लीटर पानी भरेंगे तो 15 पंजे 75 ग्राम, तो नैपसैक है 15 लीटर पानी भरिए, 75 ग्राम जिंक सल्फेट घोल करके छिड़काव कर दीजिए। अगर आप 33% वाला जिंक प्रयोग कर रहे हैं तो यह मात्रा घटानी पड़ती है, क्योंकि जिंक की मात्रा इसमें कंटेंट ज्यादा है, तो ये 3 ग्राम प्रति लीटर पानी। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितने पानी हमें डालना है, तो ये पानी के हिसाब से पड़ेगा 1 लीटर पानी में 3 ग्राम डालना है। नैपसैक 15 लीटर का है, 15 लीटर भरेंगे तो ये 15 तिया 45 ग्राम पड़ेगा, ये 15 पंजे 75 ग्राम। तो अब हमारी फसल चूंकि छोटी रहती है तो 1 एकड़ में हमारा 200 लीटर पानी पर्याप्त हो जाता है। तो 150, बहुत छोटी फसल हो रही है गेहूं की, तो 150 लीटर पानी 1 एकड़ में पर्याप्त हो जाएगा। तो पत्तियों पर इसके छिड़काव करने हैं, 2 छिड़काव करने हैं, तो ये इसका देने का तरीका है। तो अगर इस तरह से आप जिंक देंगे तो आपकी फसल को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपने गेहूं बो रहे हैं और उससे पहले की कोई फसल बोई है, या मक्का बोई है, या आपने धान बोया है और उसमें आपने जिंक सल्फेट का या चिलेट जिंक का प्रयोग किया है, फिर गेहूं में जिंक देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को भी ध्यान रखें कि उससे पहली जो फसल बोई गई है, अगर पहली फसल जो बोई गई है, जो खरीफ में आपने बोई है, उसमें आपने जिंक सल्फेट डाला है, जमीन के अंदर डाला है, तो इसको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पहली बोई गई फसल जैसे धान या मक्का, उसमें अगर आपने छिड़काव किया है जिंक का, तब फिर आपको गेहूं में देना पड़ेगा। इस बात को फिर से समझ लीजिए कि पहली जो बोई थी, गेहूं से पहले जो फसल बोई है आपने, उसमें आपने अगर मिट्टी में जिंक दिया है तो आपको अब गेहूं में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जिंक का स्प्रे किया था पहली फसल में, तो फिर आपको जिंक देना चाहिए, क्योंकि जो पहली फसल में जो हम जिंक सल्फेट डालते हैं उसका पूरा फसल प्रयोग नहीं कर पाती, थोड़ा जिंक रहता है जमीन के अंदर और वो अगली फसल को मिल जाता है। तो ये इस बात को ध्यान रखिए, गेहूं में अगर आप इस तरह से जिंक को डालेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर से समझ लीजिए, जिंक डालने का जो बेस्ट मेथड है वो मिट्टी के अंदर ही है। अब मिट्टी के अंदर जो आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा वो चिलेट जिंक का आएगा। चिलेट जिंक चूंकि बहुत महंगे होते हैं तो आप जिंक सल्फेट को डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी की पीएच ज्यादा जा रही है तो आप चिलेट जिंक का प्रयोग कीजिए। और मात्रा मैंने आपको ये बताई है
कि 10 किलोग्राम 21% वाला और 6 किलोग्राम 33% वाला, और चिलट जिंक आप 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बुआई के समय नहीं दे पाए तो 2 छिड़काव कर दीजिए। 21% वाले का 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और 33% वाला जिंक सल्फेट है तो 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि क्या हम चिलट जिंक का छिड़काव करें फसल पर, जैसे जिंक सल्फेट का हमने बताया। देखिए, छिड़काव आप कर सकते हैं, चिलट जिंक बहुत महंगा आता है, और लेकिन जो आपको अच्छा तुरंत रिस्पांस मिलेगा जिंक सल्फेट का मिलेगा। इसलिए छिड़काव के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कीजिए। अगर आपको जमीन में डालना है तो आपके पास चॉइस है, दोनों की है, जिंक सल्फेट भी डाल सकते हैं, चिलट जिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट आएंगे चिलट जिंक के आएंगे। तो मिट्टी में जो अच्छे रिजल्ट आएंगे वो चिलट जिंक के आएंगे, और छिड़काव पर जिंक सल्फेट के आएंगे। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छी फसल मिलेगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।